वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 के बायोलॉजी सेक्शन से बात करने वाला हूं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप जो इसे जानेंगे समझेंगे तो वो काफी अपने आप में एक आश्चर्य भी होगा और एक विशेष बात होगी। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से जाना था, समझा था। और वंशागति की विविधता सिद्धांत के बारे में जितनी भी बात किया जाए तो अपने आप में एक आश्चर्य क्रिएट होता है और इंसान को वह सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या वास्तव में जीवन में इतने परिवर्तन होते हैं? अगर होते हैं तो वह किस विविधता के कारण होते हैं और किस वजह से होते हैं, और इसी को जानने की जिज्ञासा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जन्म देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि वंशागति का गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र शब्द जो है हमेशा आपके लेसन में आया है, आपके जो टीचर्स पढ़ाते आए हैं, आपके क्लासेस में ये गुणसूत्र की चर्चा होती आ रही है। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दो शब्द है, वंशागति तथा गुणसूत्र। आई होप कि आप ये सारी बातें समझ पा रहे हो और जान पा रहे हो। अब देखिए, वंशागति तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आज जो मैं बात कर रहा हूं विशेष रूप से जो फोकस है वह कुछ स्पेशल टॉपिक्स है। तो अगर वंशागति का गुणसूत्र क्या है इसके बारे में बात किया जाए तो आप बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर दे सकते हो। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। वाहक का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कारण होते हैं। जैसे होता है ना, किसी भी रिजल्ट का कोई ना कोई कारण तो होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई किया तो उसका कारण क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका नाम चारों तरफ हो जाएगा। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा? उसका जो रिजल्ट होगा वो काफी सैड होगा, जो आपको दुखी कर देगा। तो कहने का मतलब वाहक होते हैं। कौन वाहक होता है? एक बात यहां जरूर ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जिनमें मेंडेलियन कारक या जीन होते हैं। अब यहां एक शब्द आ गया, मेंडेलियन कारक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंडेलियन कारक क्या होते हैं। मेंडेलियन कारक का मतलब एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा वाहक। तो मेंडेल ने जो प्रयोग किया था उन्होंने एक बात साबित कर दिया था। पहली बात क्या साबित किया? कि जनन के आधार पे ही परिवर्तन होता है। दूसरी बात क्या साबित किया था? जीन्स के बारे में साबित किया था। और तीसरी बात साबित किया था कि इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम्स है। उसी के आधार पर उनके काफी सिद्धांत आए और उसी सिद्धांत को कहा गया मेंडल का सिद्धांत। तो यहां पे अगर हम बात करें, उन तमाम बातों को नजर में रखते हुए और उन पर विचार करते हुए अगर हम बात करें तो वंशागति का गुणसूत्र क्या है इसके बारे में आप बोल सकते हो, कह सकते हो। बहुत ही स्वीट आंसर होगा। आप एग्जाम में लिखोगे, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा और जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भी समझेगा कि हाँ, आपने जो जवाब दिया है वो काफी बेहतरीन दिया है। तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जिनमें मेंडेलियन कारक या जीन्स होते हैं। और यह क्या है? यह गुणसूत्र ही है। ये मेंडेलियन कारक जीन्स क्या है? गुणसूत्र है जो संयोजित होकर और स्वतंत्र रूप से अपविवित होकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का कारक सिद्ध हो रहा है, यानी वजह सिद्ध हो रहा है। अब दूसरा एक प्रश्न आ गया आपके सामने, बहुजीनी वंशागत क्या है? अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बहुजीनी सिद्धांत क्या है तो क्या उदाहरण होगा? इसके उदाहरण की बात करेंगे। बहुजीनी तो आप जान ही चुके हैं पिछली क्लास में, अब यहाँ पे बात करेंगे उदाहरण। जरा सोचिए, मैं फटाफट 1 मिनट देता हूं, जरा सोच के बताइए इसका उदाहरण क्या होगा। तब तक मैं कुछ और बातें सोचता हूं और फिर आपको बताता हूं। सोचिए, फटाफट सोचिए कि बहुजनी वंशागत क्या है। ओके, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब बहुजनी वंशागत क्या है इसके बारे में जानते हैं। चलिए, अब इसके अनुसार आप अपने आप को मैच कर लेना।
आपने जो सोचा वो सही है या गलत है, आप खुद ब खुद उसको जज कर पाओगे। जैसे कि मानव में त्वचा का रंग, क्या आपने देखा है बहुत से मानव हैं जिनका त्वचा यानी स्किन का कलर काफी गोरा होता है, कुछ लोगों के स्किन का कलर काफी काला होता है। तो आखिर क्यों होता है? वो कौन सा कारण है, वह कौन सा मेजरमेंट है जिसके वजह से किसी का रंग काला हो गया, किसी का रंग काफी गोरा हो गया? ठीक है, यानी त्वचा का रंग। अब दूसरा बात करते हैं गेहूं के कर्नेल का रंग। जो गेहूं होता है ना, गेहूं के बीज को आपने देखा होगा, उसका रंग जरा देखिए कितना होता, कैसा होता है। उसी के आधार पर गेहुआ रंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो उसे गोराई का नाम दिया जाता है। और मक्के की काब की लंबाई, और मक्के की काब की लंबाई को देखो, वो भी देखने में काफी प्यारा लगता है। मनुष्यों में बुद्धि का स्तर, भाई मनुष्यों में बुद्धि के स्तर को तो शायद समझ पाना थोड़ा सा जटिल जरूर होता है, लेकिन आज हमारा मेडिकल साइंस इसको समझ पा रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम, आप क्या करना चाहते हो मुझे नहीं मालूम। आखिर होता क्यों है ये, हर आदमी क्यों सोचता है? और एक मनुष्य जिस तरह से जितनी बातें सोच पाता है, एक जानवर नहीं सोच पाता है। क्यों डियर स्टूडेंट्स, जरा सोचो। मनुष्य में, जानवर में और प्लांट्स में अगर इनकी कंपेयर हम करें तो सबसे बुद्धि का कारक जो होता है या बुद्धिमत्ता का जो संकेत होता है वो किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो मनुष्य में बुद्धि का स्तर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? बुद्धि में मनुष्य में यानी ह्यूमन बींग्स में जो सोचने की पावर होती है, बुद्धि समझने की पावर होती है, हम इसे कह सकते हैं क्या, इसे अंडरस्टूड पावर कह सकते हैं, समझने की शक्ति, बुद्धि जानने की शक्ति। तो क्या इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग understood status can be divided into two sections. First will be positive and second will be negative. I hope you are understood. ठीक है, तो दो चीजें आपके सामने आ रही हैं, यानी एक नकारात्मक सोच आती है और एक सकारात्मक सोच आती है। अब नकारात्मक सोच क्या है डियर स्टूडेंट? ये नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच भी कहीं ना कहीं बहुजीनी वंशागति के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगर सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट्स, नकारात्मक थॉट्स विचार यानी नेगेटिव थॉट्स। अब थोड़ा सा और आगे में बैठता हूं, जानवरों में मीट और दूध की उत्पादकता, ये भी तो कुछ कारण है। जानवर में मीट और दूध की उत्पादकता को देख लो, इंसानों की लंबाई देख लो। हाँ, यहां लंबाई शब्द से एक चीज क्लियर होती है। आप अपने ही समूह में देखो, अपने घर में देखो, कोई इंसान बहुत लंबा है, कोई इंसान बहुत छोटा है, कोई बौना हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है। मतलब क्या है? तो अगर मतलब को हम खोजते हैं, मेन रीजन को खोजते हैं, तो हमें एक ही कारण मिलता है, ये सब क्या है? जेनेटिक्स है, यानी बहुजीनी, यानी मल्टी जेनेटिक्स कह सकते हैं, बहुजीनी वंशागति। अब थोड़ा सा फसलों में चलते हैं। फसल में भी बहुत सी तरह की स्थितियां आती हैं। जैसे मेंडल ने क्या किया था, एक स्वस्थ पौधे का क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद से यानी उसमें क्या हुआ, जनन कराया। जनन कराने के बाद से जो रिजल्ट आया कि जो पौधा बहुत स्वस्थ था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? बौना मिलता है। उसके बाद से फिर उसने कोशिश किया, 7 वर्षों तक मेंडल ने इस पर रिसर्च किया और वह इस पोजीशन पे पहुंचा, इस निर्णय पे पहुंचा कि ये सब कुछ जो है यह जीन और बहुजीनी वंशागति की वजह है, के कारक है। इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर जीवन के अस्तित्व को हम देखें तो वंशागति में जीन का काफी इंपॉर्टेंस रोल है। जीन, और उसको अगर एक सामूहिक शब्द का हम नाम दें तो उसे हम डीएनए कहते हैं। अगर डीएनए है तो जेनेटिक्स क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। अगर डीएनए नहीं है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट, एक बात और भी क्लियर है, एक बात इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग भी ट्रांसफर होते हैं। सपोज अगर किसी मदर एंड फादर को अगर सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, या शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि उसकी आने वाली पीढ़ी में भी इस तरह की बीमारियां होंगी और उसकी संभावना बढ़ जाती है।
चलिए, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेंगे वंशागति लक्षण के बारे में। तो वंशागति लक्षण क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। वंशागति लक्षण यानी वंश की गति के कारण, यानी वंश वृद्धि हो रहा है और वंश वृद्धि में एक पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वंशागति लक्षण बोलते हैं। अब इसे भाषा में जरा देख लीजिए और समझ लीजिए। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति यानी शिशु में स्थानांतरित करते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। एक शब्द याद रखना, डीएनए होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण में पिता और माता के डीएनए क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, यानी वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी में वो जाता है। ओके, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगली बात करेंगे, मनुष्य में कितने जीन होते हैं। जरा सोचो, ये तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में। अब फटाफट सोच लो, मनुष्य में कितने जीन होते हैं। फिर मैं बताता हूं और फिर आपको अपने सोचे गए आंसर को मैच करना है कि आपने कितना सही सोचा। मैं जानता हूं कि आप काफी इंटेलिजेंट है, काफी बुद्धिमान हो, क्योंकि जवाब तो आपके बहुत ही परफेक्ट होते हैं। फटाफट सोचो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। मनुष्य के कितने जीन होते हैं, सोचो। ओके फाइन, सोच लिया। चलो, 1 मिनट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आई होप कि आप तो सोच ही चुके होंगे कि हाँ क्या होता है। तो मनुष्य के कितने जीन होते हैं, इसकी जरा देख लो। और आपने जो भी सोचा था, जो भी आंसर सोचा था, कितना सही है, आप जरा इसे मैच करो। अब मैं एक रिपोर्ट बताता हूं आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नामक एक अंतरराष्ट्रीय शोध प्रयास, जिसने मानव जीनोम के अनुक्रम को निर्धारित करने और इसमें मौजूद जीन की पहचान करने के लिए काम किया। उसका अनुमान है कि मनुष्यों में 20,000 और 25,000 के बीच जीन होते हैं। यानी मनुष्य में कितने जीन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 20K से लेकर के 25K के बीच में होते हैं। के का मतलब क्या हुआ, 1000, यानी 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में जीन होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पास जीन की 2 प्रतियां होती हैं। कितनी प्रतियां होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं। और ये कहां से आती हैं, प्रत्येक माता पिता से एक विरासत में मिलती है। ये 2 जीन क्यों हुआ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर आप कह रहे हैं कि प्रत्येक जीन की 2 कापियां होती हैं, ये 2 कापी कैसे आ गई। तो डियर स्टूडेंट, 2 कापियां इस वजह से आ गई क्योंकि मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो दोनों की एक एक कॉपी आ गई। यानी माँ का जो होगा, माता का जो जीन होगा, पिता का जो जीन होगा, वो अपने संतति में यानी अपने बच्चे में ट्रांसफर जरूर होगा। यही वजह है कि 2 प्रतियां होती हैं। इन सभी बातों पर बहुत ही गहराई से मेंडल ने रिसर्च किया था और लास्ट में जो रिजल्ट दिया, तमाम तरह की रिजल्ट को दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बुक में उन तमाम चीजों को आप स्टडी करिए। जैसे F1 क्या हुआ, एक जीन की वंशागति, ठीक है, और बहुजीनी वंशागति, मेंडल के वंशागति नियम। इसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ चीजें मैं और बता देता हूं, आप देखना फीजियल प्रोजेनी, इसको जरा पढ़ लेना अपने बुक से। और उसके बाद एक शब्द आता है अलील, जिसे कहते हैं युग्म विकल्पी, इसको जरा समझ लेना। फिर एक शब्द और आएगा डियर स्टूडेंट, उसे कहते हैं कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी। ये क्या होता है, जिसे कहते हैं जीनोटाइप और जीनोरूप। ये आपका काफी आपके बुक में ये दिया गया होगा, इसे जरूर आप एक बार समझ लेना। फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझोगे, यानी प्रभाविता के नियम क्या है उसको समझना। प्रभाविता के नियम जैसे ही आप समझोगे तो उसमें आपको F1 और F2 फैक्टर का जिक्र आएगा। और F1 और F2 फैक्टर क्या होता है, जिनमें अनुपात की बात करेंगे तो 3 संबंधी 1 का अनुपात आता है, यानी 3 रिलेशनशिप्स 1 का अनुपात होगा। इसे आप देख पाओगे, समझ पाओगे। उसके बाद से थोड़ा सा एक टॉपिक और मैं बता देता हूं, क्योंकि आप काफी होशियार हो, बहुत समझदार हो, समझ पाओगे। बीज संयोजन नियम क्या होता है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप पढ़ोगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, जिसमें डबल कैपिटल आर, स्मॉल आर, डबल आर, ये क्या कहता है। इसमें जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा F1 संतति, उसके बाद से लाल गुलाबी, ये पूरा आपको प्रोसेस समझ में आएगा। ये क्या होता, ये लाल गुलाबी जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं, ये सभी चीज, ये सभी रिसर्च किसने किया था, मेंडेल ने किया था। उसके बाद से मेंडेल ने सह प्रभाविकता को भी कहा था, जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस कहते हैं। इसके आधार पर भी एक रिजल्ट सामने आया। दो जीनों की वंशागति क्या है, इसे भी सिद्ध किया किसने, इसे सिद्ध किया मेंडेल ने। जिसमें गोल पीला की बात करें, RRYY की बात करें, झुर्रीदार हरा, स्मॉल RR और स्मॉल YY की बात किया। ये पूरा जो चार्ट जो है आपके बुक में दिया गया होगा, इसे जरूर एक बार आप पढ़िएगा, क्योंकि बुक में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप मुझसे डिस्कस करिएगा, शायद और भी बेहतर आप समझ पाएंगे। फिर उसके बाद में बात करूं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। स्वतंत्र अपव्यूहन में एक शब्द आता है, मैं आपको एक इंडिकेट कर रहा हूं, वो आता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात। तो याद रखना 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात क्या होता है, अपने बुक में जाना और देखना ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है। अब वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो ये आज सारी बातें जो हमने डिस्कस किया, ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के आधार पर आपने देखा कि लिंग का निर्धारण भी होता है, मेल एंड फीमेल का निर्धारण भी होता है, सेक्स का निर्धारण होता है, यानी कोई मेल क्यों हो गया, कोई फीमेल क्या हो गया। तो पिछले कक्षाओं में आपने इस चीज को पढ़ा था कि यह प्रभाविकता के गुण के अनुसार होता है, यानी मनुष्य में क्या होता है XY, और मादा में क्या होता है, यानी फीमेल में क्या होता है, तो XX होता है। तो दोनों के क्रॉस की वजह से कैसे मेल पैदा होते हैं और कैसे फीमेल पैदा होते हैं, ये सारी चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और बताता हूं, एक शब्द और आएगा आपके लिए, अनुवंशिक विकार। विकार का मतलब होता है बीमारी, विकार का मतलब होता है एक ऐसा रोग जो अपनी किससे मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। एक चीज हमेशा बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी, आपके पेरेंट्स को कुछ इस तरह की बीमारी है, तो वो बीमारी निश्चित रूप से DNA के रूप में ट्रांसफर होगी, और इसकी 99% ये जो होती है संभावना बनती है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। जैसे अक्सर ये रिसर्च में देखा गया कि अगर किसी माता पिता को शुगर की बीमारी रही, तो उनके पैदा होने वाले बच्चों में शुगर की बीमारी होना स्वाभाविक है। अगर उन्हें कैंसर रहा तो कैंसर होना स्वाभाविक है। अगर उनमें किसी तरह का ऐसे एबनॉर्मलिटी रही, यानी कुछ इस तरह की, जिसे हम कह सकते हैं दौरे या पागलपन या कुछ इस तरह की स्थितियां रही, तो निश्चित रूप से वो भी ट्रांसफर होते हैं। इन सभी चीजों को देख करके ये जाना गया, समझा गया कि इसमें मुख्य रोल जो अदा होता है, मुख्य रोल यानी मुख्य भूमिका जिसकी होती है, वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, जीन की होती है। अब इसके बाद से कुछ शब्द आएंगे आपके, वर्णांधता, ये रोग के बारे में आएगा। वर्णांधता क्या है, जरा जरूर देखिएगा, अपने बुक में लिखा होगा, यह एक रोग है। थैलीसीमिया क्या है, यह भी एक रोग है। इसी तरह से HIV क्या है, यह भी एक तरह का रोग है। इन सब चीजों को आप अपने बुक में जरूर पढ़िएगा, ताकि और भी क्लियर हो पाएगा और आप जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट ये सारी चीजें आज आप समझ पाए होंगे, और मेरी जो कोशिश थी आपको जीन को समझाने की, ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। और मेंडेल ने जिस तरीके से रिसर्च किया, मेंडेल ने जिस तरह से बहुप्रभाविता का नियम देखा, लिंग का निर्धारण के बारे में जो सिद्धांत दिया, वास्तव में आज भी यह रिसर्च में काफी सहयोग मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। अनुवांशिक विकार के बारे में, बीमारियों के बारे में, ये सब समझ चुके होंगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको बुक में जरूर पढ़ना चाहिए। मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन जरूर करता हूं, लेकिन कुछ चीजों को मैं जरूर छोड़ देता हूं, ताकि आप भी
बुक में जाएं और अपने पुस्तक में देखें कि वास्तव में उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सोचें ताकि आपका भी सेंस कुछ ना कुछ सोचने के लिए आपको विवश कर दे। सिंड्रोम्स के बारे में, सिंड्रोम का मतलब होता है एक तरह का डिसऑर्डर है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एक शब्द मिलेगा, अब ढूंढने की कोशिश करिएगा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, फिर उसके बाद से ढूंढने की कोशिश करिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, फिर एक शब्द और खोजिएगा टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं कुछ विकार है और कुछ ना कुछ डिजीज के नाम। तो आज इस लेसन के द्वारा हमने इस पूरे लेसन को, यानी जो आपका लेसन 5 है, उसे कंप्लीट करने की कोशिश किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपके लेसन 6 के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है वंशागत के आणविक आधार। तो वंशागत के आणविक आधार क्या है उसको डिटेलिंग करेंगे और उसको बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर, आज का ये क्लास जो क्लास 12 के लिए है, काफी फायदेमंद होगा और आपके नीट एग्जाम के लिए भी काफी फायदेमंद होगा और अपने एग्जाम में आप 99% मार्क्स के करीब जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।